कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, कि टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, कि हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था बीएसटीसी का, उसके बारे में। इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है जिसमें कि हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास के अंदर हम बचे हुए 25 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे हमारे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको जैसे क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, 25 तक के हो चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे जाके पहली वाली क्लासेस को देख लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पेपर के लेवल का और जो पेपर का पैटर्न है उसका पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं उससे मुझे पता चल गया है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आंख बंद करके उन पे भरोसा करना है कि हाँ, ये टॉपिक का क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक हर एग्जाम में पूछा गया है। 2014 के बाद से हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं, टॉपिक वाइज वो चीजें आ रही हैं, बार बार घूम फिर कर वही चीजें आपको दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको बताता चल रहा हूं। वैसे तो मैं क्लास में आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने भी अपना एक जो टोटल एनालिसिस है वो तैयार करा है, तो बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने वो लेके आऊंगा, जिसमें कि हम सारे कोर्स को डिवाइड करके सारी चीजों को देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम क्या पढ़ना है, और सबसे कम कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम के अंदर सिलेबस में तो है लेकिन उससे क्वेश्चन आपके ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो वो क्लास बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन अभी जो क्लासेस चल रही है उनको आपको रेगुलरली लेते रहना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। अब किसका इंतजार कर रहे हो भाई, जाओ जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करने से क्या होगा, तो देखिए जो आपको स्क्रीन पे बुक दिख रही है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। 10 मॉडल पेपर की हमारी हिराड पब्लिकेशन की जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। जैसे ही बुक मार्केट में अवेलेबल होगी, इसकी ई बुक अपलोड कर दी जाएगी ऐप के ऊपर। जो बच्चे मार्केट से बुक अवेलेबल नहीं ले पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं हो पा रही है उनके जो मार्केट है वहां पे, या वो और किसी कारण से वो बुक नहीं ले पा रहे हैं, वो मिल नहीं पा रही है, बहुत से कारण होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप के ऊपर सिंपली जाके जो हम चार्ज रखेंगे मिनिमम, बहुत ही कम चार्ज रखते हैं ई बुक का, आप ई बुक परचेज कर लीजिए जाके और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए। आपको फिजिकल में जो बुक लेनी है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो मेन चीज है वो है 5 ई मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए। बीएसटीसी के 5 ई मॉडल पेपर अपलोड करे जाएंगे हमारे ऐप के ऊपर, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन का उन पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो भी आपको कहां मिलेंगे, हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे, इसलिए ऐप बहुत जरूरी है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई भाई बहन या कोई भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो अग्निवीर का हो गया हो, अग्निवीर के अंदर आपके जल सेना, थल सेना, इसके अलावा वायु सेना, तीनों की तैयारी कर रहा हो, पुलिस कांस्टेबल की कर रहा हो, पटवारी की कर रहा हो, एमपी की किसी एग्जाम की कर रहा हो, XYZ किसकी भी तैयारी कर रहा हो, उससे रिलेटेड मटेरियल चाहे वो ई बुक हो गया हो, प्रैक्टिस पेपर हो गए हो, टेस्ट सीरीज हो गई हो, वो सारी चीजें ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप एक बार जरूर ऐप के ऊपर जाइए। ठीक है, तो चलिए अब टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था। तो कितने बच्चों ने करा है होमवर्क में ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपने सबने करा होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन है, यदि p प्लस को बतलाता है, तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए p किसे बता रहा है, p बता रहा है प्लस को। ठीक है, उसके बाद q बता रहा है माइनस को, q किसे इंडिकेट कर रहा है, माइनस को। r इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लाई को, किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई को। और s इंडिकेट कर रहा है डिवाइड को। ठीक है, हमें क्या दे दिया कि सर p का मतलब तो है प्लस, q का मतलब है माइनस। जहां पे r दे रखा है वहां पे आएगा मल्टीप्लाई, और जहां s दे रखा है वहां पे आएगा डिवाइड। उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही है, यानी कि जो समीकरण दे रखा है उसमें हम ये सिंबल अप्लाई करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, तो जो हमारा आंसर दे रखा है वही आएगा, हमें करके देखना है। तो इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सारा आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं,
कि 16, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है गुणा 12, पी का मतलब है प्लस 49, एस का मतलब है डिवाइड बाई 7, क्यू का मतलब है -9 बराबर 200। इसको हम सोल्व करें तो ये 200 के बराबर आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। वी बोर्ड मास का नियम लगेगा, ठीक है, वी बोर्ड मास का नियम लगेगा तो सबसे पहले होगा डिवाइड। तो देखिए 16 गुना 12 प्लस 7×7 = 49 -9 करेंगे। 16 को करिए 12 से क्या मल्टीप्लाई, 16 का अगर 12 से गुणा करेंगे तो देखिए 16 दूना 32, हाथ से चला गया 3, 16 और 3 19, 192 प्लस का 7 माइनस का 9। देखिए 92 में प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 199, उनमें से 9 हटा देंगे तो 190 बचेगा, 190 बचेगा जो कि 200 के इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 200। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पहला क्यों नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले वाले को। अब देखेंगे हम ऑप्शन सेकंड, दूसरे ऑप्शन में लगा के देखेंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 32, एस का मतलब है डिवाइड 8, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है मल्टीप्लाई 9 बराबर है 160, क्यू का मतलब है -12 और आर का मतलब है गुणा 12। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या डिवाइड, तो यहां से 8 चौके 32, तो 4 × 9 बराबर यहां क्या होगा, यहां होगा मल्टीप्लाई, तो 12 × 12 144 होता है। ठीक है, कितना होता है 144, तो ये हो गया 9 चौके 36 और 160 में से 144 गया तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे, ये भी इक्वल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, चले तीसरे पे। चलिए तीसरे वाले को चेक करके देखते हैं। तो देखिए 8, आर का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाई 8, पी का मतलब है +8, एस का मतलब है डिवाइड 8, क्यू का मतलब है -8 और किसके बराबर आना चाहिए 57, 57 के इक्वल आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा वी बोर्ड मास के अनुसार, सबसे पहले होगा भाग यानी कि डिवाइड। तो देखिए 8 गुणा 8 प्लस 8 में 8 का भाग गया तो एक बचा -8 बराबर कितना आना चाहिए 57 की। देखिए 8 × 64, +1 करेंगे और -8 करेंगे, क्या करेंगे 64 में +1 और -8। तो देखिए 64 और ये कितने हो गए 65, 65 में से 8 घटाएंगे तो 65 में से देखिए 5 ऊपर के घटा दीजिए और 60 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 57 बच जाएगा। तो 57 = 57 आ चुका है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो चुका है। कौन सा हो गया है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। बिल्कुल जो यहाँ पे सिंपल दे रखे हैं उनका हम रखेंगे तो ये 57 के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, चले अगले पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन जिसके दो निष्कर्ष हैं मान लिया जाए कि दिया गया कथन सत्य है, तब कौन सा कल्पना या कल्पनाएं सत्य है। देखिए हमें कथन क्या दे रखा है, सभी आम सुनहरे रंग के हैं। आम कौन से रंग के हैं, सुनहरे रंग के हैं, और कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। यानी कि आम है सुनहरे रंग के और जो भी वस्तु सुनहरी रंग की है वो सस्ती तो कतई नहीं है, बहुत ही ज्यादा महंगी है। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो रहा है वैसे ये भी बहुत महंगी है। अब निष्कर्ष हमें दे रखा है कि सभी आम सस्ते हैं, तो इसको तो आप सिरे से नकार दीजिए कि नहीं सर सभी आम सस्ते नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उसने बोला है सभी आम सुनहरे रंग के हैं और कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। जब सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, आम सुनहरे रंग के हैं, तो आम सस्ते कैसे हो जाएंगे भाई, आम तो सस्ते नहीं होंगे। तो पहला निष्कर्ष तो उचित है ही नहीं। दूसरा देखते हैं, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते। हाँ ये थोड़ी दम वाली बात है इसमें कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते हैं, वो महंगे होंगे। क्यों, क्योंकि कथन में जो दे रखा है वो हमें ट्रू मानना है। कथन में बोल दिया सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती हो ही नहीं सकती, तो आम कभी भी सस्ते नहीं होंगे। तो निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करा है। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थपूर्ण क्रम। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था कि देखिए एक तो अर्थपूर्ण क्रम और एक ओड वन आउट, यानी कि विषम चुनना और अर्थपूर्ण क्रम में जमाना, ये दो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इनमें तो आपको कभी गलती करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पूरी मेहनत के साथ, तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप मेरी गांठ बांध लीजिए कि कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और कैसे गलत नहीं होंगे? प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, माइंड को शांत रख के सोचना है। जल्दबाजी, देखिए जल्दबाजी में काम होता है शैतान का, बोलते हैं ना जल्दबाजी का काम होता है शैतान का। आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, जहां पे दिखानी है वो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे आपको जल्दी करना है, जहां पे थोड़ा टाइम लेना है वहां पे देखिए 2 सेकंड ज्यादा ले लेंगे तो आपको आंसर आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं कहां पे गलती कर सकता था जल्दबाजी में। ठीक है, तो अभी आप आराम से चीजों को सोचिए, अभी तो बहुत टाइम है, क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये सारी चीजें आपको इस चुटकियों में याद हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। मैं सारे करवा दूंगा आपको, सारी इनकी जो ट्रिक्स है, हर टॉपिक के कुछ ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होती है, वो सारी मैं आपको करवाता रहता हूं और करवाऊंगा आगे भी, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो देखिए नीचे शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है, गरीबी, आबादी, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग। तो सबसे पहले क्या आएगा? अब आप सबसे पहले तो बोल सकते हैं तो कि आबादी आएगी सर, सबसे पहले क्या होगी? आबादी। ठीक है, आबादी यानी कि जनसंख्या बोलते हैं जिसे, आबादी हो गई। आबादी में क्या बढ़ गया? आबादी में बढ़ गई बेरोजगारी। क्या बढ़ गई? बेरोजगारी। ठीक है, क्या बढ़ गई? बेरोजगारी। क्या बढ़ गई? बेरोजगारी। ठीक है, हाँ भाई बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी से क्या हुआ? अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग गरीब होते जाएंगे, पहले से गरीब हैं, बेरोजगार हैं, ठाले बैठे हैं, निटल्ले बैठे हैं, और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो बेरोजगारी से फिर क्या हो गया? गरीबी। क्या हो गया? गरीबी। और गरीब होने के बाद क्या होगा? अगर गरीब होंगे तो रोग होंगे। मान लीजिए आप गरीब हैं, बीमार हो गए, अपना इलाज नहीं करा पाएंगे, तो गरीबी से क्या होगा? रोग हो जाएगा। गरीब होने से आपको खाना नहीं मिलेगा, कुपोषण हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, गरीबी में 100 बीमारियां होती हैं। अगर रोग हो गया, टाइम पे उपचार नहीं हुआ, तो आप क्या हो जाएंगे? भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कहां पहुंच जाएंगे आप? यमराज के पास। तो फिर हो जाएगी आपकी मृत्यु। तो देखिए इसका नंबरिंग देखिए तो आबादी आती है कौन से पे? सेकंड नंबर पे। बेरोजगारी आ रही है फोर्थ नंबर पे। गरीबी आ रही है फर्स्ट नंबर पे। रोग है फिफ्थ पे। और जो हमारा मृत्यु है वो है थर्ड पे। और मृत्यु एक ऐसी चीज है जो सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है, मृत्यु हमेशा सत्य है, वो आपको आएगी ही आएगी। जिंदगी की कभी गारंटी नहीं होती है, लेकिन मौत की 100% गारंटी है कि वो आपको आएगी ही आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल लल्लू पंजू क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, निम्न अनुक्रम को सावधानी पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनुक्रम में कौन सा एम और 2 के एकदम मध्य में अवस्थित है? यानी कि देखिए हमें देखना है, एक तो एम, ये रहा एम, और एक देखना है 2, ये देखिए ये 2 रहा। तो इसके एकदम सेंटर में कौन सा है? तो सबसे पहले गिनती कर लीजिए कि इसके बीच में कितनी नंबर अल्फाबेट्स है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। मिडल का कौन सा होगा? 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर छोड़ दीजिए, यानी कि छठे नंबर का पकड़ लीजिए। तो छठे नंबर का देखिए 1 2 3 4 5 6, ये रहा हमारा आंसर, ये बैठा डब्लू। क्या है? डब्लू। एम और 2 के एकदम मध्य में क्या आ रहा है? डब्लू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उन दोनों के बीच में नंबर या अल्फाबेट की जो संख्या है वो है 11। तो 11 के बीच का कौन सा होता है? छठे नंबर का। 5 इधर छोड़ दिया, 5 इधर छोड़ दिया, तो छठे नंबर का क्या होता है? एकदम मिडल होता है, छठे नंबर पे है डब्लू। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर से देखिए अनुक्रम वाला क्वेश्चन आ गया है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तो आपको ऐसे रखना है कि रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हम सॉल्व करवा ही रहे हैं आपको। ठीक है, लगभग कंप्लीट होने पे आए हैं। तो बच्चों जिन्होंने नहीं देखी है ना पिछली क्लासेस, जाके उन क्लासेस को देखो कि क्या क्या पूछता आ रहा है अभी तक। हम पिछले लगभग 10 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे, तो 10 सालों का सॉल्व करोगे तो फिर आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि मुझे अब क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इतने डफर भी नहीं हो, इतने डफर हो तो फिर तैयारी ही क्यों कर रहे हो? अगर 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के बाद भी आपको पेपर के पैटर्न और लेवल का पता ना चले तो फिर तैयारी करना बेकार है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अर्थपूर्ण क्रम, तो सबसे पहले देखिए प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। तो सबसे पहले तो देखिए कोई आएगा,
आएगा तो उसका क्या होगा, आगमन। क्या होगा, आगमन होगा। आ गया वो, आगमन के बाद क्या होगा, उसका परिचय होगा, वो परिचय देगा कि वो कौन है, तो आगमन के बाद होगा क्या, परिचय। ठीक है, परिचय के बाद होगी प्रस्तुति, किसी भी चीज की क्या होगी, प्रस्तुति होगी। प्रस्तुति हो गई, तो देखिए प्रस्तुति, तो यहां पे आप वैसे ऑप्शन से करना चाहें तो इसको मिला लीजिए, देखिए थर्ड, उसके बाद क्या हो गया फिफ्थ, फिफ्थ क्या हो गया फर्स्ट, तो थर्ड फिफ्थ फर्स्ट, थर्ड फिफ्थ फर्स्ट सिर्फ किस में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, प्रस्तुति के बाद चर्चा होगी, मैं तो आपको बता ही देता हूं, चर्चा होगी, और चर्चा के बाद सिफारिश होगी किसी चीज की कि मुझे ये करवाना है वो करवाना है, तो फिर क्या होगी, सिफारिश होगी। तो ये क्या होगा, इसका पूरा क्रम होगा वो ऐसे होगा, सबसे पहले आगमन होगा, उसके बाद परिचय होगा, फिर प्रस्तुति होगी, फिर चर्चा होगी, फिर सिफारिश होगी। तो थर्ड फिफ्थ फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है किसका, दिशा दूरी का। किसका क्वेश्चन आया है, दिशा दूरी का, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली, तो ऐसे क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक मैप बनवाता हूं, ये बना लीजिए मैप। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, उत्तर किस तरफ है, आप बोलोगे सर उत्तर तो ऊपर की तरफ है। ये लीजिए गीता कितनी चल गई, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये लीजिए 6 किलोमीटर। उसके बाद वहां से बाएं मुड़कर, अब देखिए बाएं मुड़कर का मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, कि घड़ी की जो सुई होती है ना, उसकी दिशा के अंदर, तो यानी कि घड़ी की सुई जैसे घूमती है क्लॉकवाइज, वो तो होती है हमेशा दाएं, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हमेशा होती है बाएं। तो यहां से मान लीजिए ये घड़ी की सुई है, तो वो किधर जाएगी, आप बोलोगे सर घड़ी की सुई जाएगी इधर राइट हैंड साइड में, तो हमें चलना है उसके विपरीत, बाएं का मतलब होता है विपरीत दिशा, तो हम चलेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। और कितना चल रहे हैं, 8 किलोमीटर चल रहे हैं, तो ये लीजिए 8 किलोमीटर हम चल चुके हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर हमने चल लिया है, ये 8 किलोमीटर हो गए। फिर अंत में वो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चले। अब देखिए यहां से बाएं मुड़ेंगे, फिर से घड़ी की सुई, अब मान लीजिए घड़ी की सुई है, तो दाएं का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, तो यहां से दाएं कौन सा होगा, घड़ी की सुई की दिशा, और घड़ी किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। आप बोलोगे सर घड़ी की सुई तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो बाएं कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ। और 6 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि जिस स्थान, यानी कि जिस, मान लीजिए स्थान से उसने स्टार्ट करा था ना, जिस वहां पे वो वापिस आ चुका है, यहां से उसने स्टार्ट करा था, और इसी लाइन में वापस वो आ चुका है। बीच की दूरी कितनी हो गई है, तो आप बोलोगे कि अगर सर ये 6 किलोमीटर है और ये भी 6 किलोमीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर गया, फिर वो 8 किलोमीटर चला और नीचे वापस 6 किलोमीटर आ गया, अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी कितनी दिशा, कितनी हो जाएगी दूरी, ये भी 8 किलोमीटर हो जाएगी। ऊपर अगर उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो इन दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये हो गया क्या, आरंभिक बिंदु। और ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु। तो आरंभिक और अंतिम बिंदु यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी 8 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला देखिए, यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन था। देखिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, बच्चे बहुत गलती करते हैं, अभी आप भी करोगे, बताऊंगा मैं कहां पे करोगे। कि 1 जनवरी 2004 को क्या था, बृहस्पतिवार था, तो 3 अप्रैल को क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि सब टाइम कितना हो गया, हमें क्या गिनना है, दिन गिनना है। आपको पता है 7 दिन में जो वार होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि अगर आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद, यानी कि आज से 8वें दिन वापिस से सोमवार आएगा, तो हम क्या करेंगे, सारे जो दिन है उनको काउंट करके उसमें 7 का भाग दे देंगे, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दिन काउंट करेंगे ना, तो जनवरी के कितने दिन जोड़ोगे आप, यहां पे ही बच्चे गलती करेंगे, जनवरी के दिन जुड़ेंगे 30,
जनवरी के दिन कितने जुड़ेंगे? 30 जुड़ेंगे, 31 नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि उसने बोल दिया है 1 तारीख को तो बृहस्पतिवार था, ठीक है, 1 तारीख को बृहस्पतिवार था, यानी कि 1 तारीख नहीं जोड़नी है, बाकी के बच गए जो 30 दिन जोड़ने हैं। इसके अलावा 2004 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो क्या होगा? फरवरी 29 दिन की होगी। फरवरी क्या होगी? 29 दिन की होगी। मार्च होगा 31 दिन का, और अप्रैल की जोड़ने हैं 3 दिन। अब इनको जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ोगे तो कितने दिन आ जाएंगे? देखिए 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 का हासिल, 13 का 3 हासिल चला गया 1, ठीक है, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 3 9, कितने हो गए? 9। 93 दिन हो गए, 93 डेज हो गए हैं टोटल। डिवाइड देंगे 7 से, तो देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कितना हो गया? 2 बच गया। तो शेषफल कितना बच गया? शेषफल बच गया 2। कितना बच गया? 2, यानी कि कंप्लीटली 13 से डिवाइड होने के बाद 2 शेषफल बच गया। तो मैंने आपको पहले भी करवाया था ये। शेषफल का मतलब क्या हो गया कि बृहस्पतिवार, या उसको गुरुवार भी बोलते हैं, तो गुरुवार, थर्सडे में हम क्या जोड़ेंगे? 2 दिन ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 दिन ऐड कर देंगे। कि 91 दिन तो क्या था? गुरुवार ही था। तो 93वें दिन कौन सा होगा? गुरुवार में 2 जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन होगा? शनिवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, आ गया समझ में? गलती कहां करते हो वो मैंने आपको बता दिया। जो बच्चे जनवरी में 31 दिन करेंगे उनका रविवार आ रहा है, ठीक है, रविवार आ रहा है, शेषफल 3 आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन लगा के आएंगे, वो गलत है। ठीक है, आपको 1 जनवरी नहीं गिननी है, क्योंकि 1 जनवरी का बृहस्पतिवार वो ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, हमें 2 जनवरी से डेज काउंट करने हैं। तो जनवरी के दिन कितने जोड़ने हैं? 30 जोड़ने हैं। इसके अलावा फरवरी में 29 दिन होंगे, मार्च में 31, 3 दिन अप्रैल के, टोटल 93 होंगे। 7 का डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? शेषफल 2 बच जाएगा, यानी कि गुरुवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो 3 अप्रैल 2004 को शनिवार था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में कितने बजे घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच 180 का कोण होगा? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसको क्या सोल्व करेंगे? डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी लाइन। देखिए सीधी लाइन बताता हूं मैं आपको, 180 डिग्री होती है ये 180 डिग्री होती है। ऑप्शन को देखोगे 6, 9:15, 12:30, इनमें से सभी। ये सीधी लाइन कब होगी? अरे 6 बजेंगे तब। जब क्या होगा? 6 बजेंगे तो, 6 बजेंगे तो आपको एक दिखेगा कि एक सुई तो होगी किस पे? छोटी वाली तो होगी 6 पे, और बड़ी वाली किस पे होगी? बड़ी वाली होगी 12 पे। फिक्स होगी ये तो 6 पे होगी, यहां से मान लीजिए, और ये हो जाएगी 12 पे। तो 6 बजे क्या होगा? उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। अब आप बोलोगे 9:15 बजे 180 डिग्री क्यों नहीं होगा? देखिए 180 डिग्री 9:15 बजे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो 9 से थोड़ा ऊपर जा चुकी होगी। ठीक है, 9:15 बजे यानी कि 15 मिनट, 9:15 तो 9 से थोड़ी सी वो ऊपर चली जाएगी, इसलिए क्या नहीं होगा? 180 डिग्री का कोण नहीं होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी? 12:30 बजे, तो 12:30 बजे भी 180 डिग्री का कोण नहीं होगा। लेकिन 6 बजे, फिक्स 6 बजे क्या होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। आप देख लेना, घड़ी की सुइयां एकदम सीधी रेखा में आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 है परंतु ठीक बाद 5 नहीं है? देखिए जस्ट पहले तो 6 होना चाहिए, लेकिन जस्ट बाद 5 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पे देखते हैं, सबसे पहले यहां पे 7 है लेकिन जस्ट पहले 6 नहीं है। यहां पे 7 है, जस्ट पहले 6 है, जस्ट बाद 5 नहीं है। तो देखिए एक तो ये हो गया, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना 674, ठीक है। दूसरा यहां पे 6 नहीं आ रहा है, यहां पे भी 6 बाद में आ रहा है। ये रहा एक और 672, ये देखिए ये रहा। बाकी इसमें देखिए 6 आ रहा है लेकिन बाद में 5 भी आ रहा है। तो दो ऐसे 7 हैं जिसके जस्ट पहले क्या है? 6 है, लेकिन जस्ट बाद 5 नहीं आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बार बार हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है? अपना फोकस, देखिए इसमें क्या जरूरत है? फोकस की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कि आर लंबा है टी और एस से परंतु पी से छोटा है। तो देखिए
P से छोटा है मतलब P बड़ा हो गया किससे, R से, और R किससे बड़ा है, T और S से। T और S से R बड़ा है लेकिन P से छोटा है। फिर दूसरा बोल रहा है Q लंबा है S और R से लेकिन P से छोटा है। यहां पे भी देखिए P से छोटा कौन है, Q है, लेकिन Q लंबा किससे है, S और R से, यानी कि R और S से लंबा कौन है, Q है। यदि सभी पांचों को उनकी ऊंचाई के अनुसार क्रम में रखा जाता है तो कौन प्रारंभ से तीसरे स्थान पे है। ऊंचाई के क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, इस टाइप से। तो देखिए इसका अगर हम दोनों को मिला के इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर, दोनों के मिला के एक क्रम बनाए तो देखिए सबसे लंबा तो कौन है, सबसे है P। फिर P के बाद कौन आता है, P के बाद आता है Q, क्योंकि देखिए Q R से लंबा हो गया। फिर आता है R, पर T और S का हम बता नहीं सकते कि कौन सा लंबा है, और T S की हमें जरूरत भी नहीं है। उसने क्या पूछा, प्रारंभ से तीसरे स्थान पर, तो प्रारंभ से तीसरे स्थान पर तो R आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। T और S की आपको जरूरत नहीं है, और T और S का आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि T बड़ा है या S बड़ा है, ठीक है, उसने बोला भी नहीं है कहीं पे। लेकिन क्वेश्चन हमें उससे रिलेटेड नहीं पूछा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे T बड़ा हो चाहे S बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है मिसिंग टर्म को फिल करने वाला। तो हमें क्या दे रखा है कि एक सीरीज दे रखी है ए बी डैश सी ए ए डैश सी डैश ए डैश बी सी डैश ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं हमेशा आपको बताता हूं क्या, इनको काउंट कर लीजिए कि पहले ये है कितने अल्फाबेट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 है तो इसको क्या करिए, 5 5 के टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 की, देखिए यहां से 5 के हो गया, 1 2 3 4 5। और अब इसको कंपेयर करिए आप, तो देखिए ए बी, तो यहां पे भी क्या आना चाहिए ए बी, और यहां पे भी क्या आना चाहिए ए बी। अब यहां पे सी आ रहा है, यहां पे भी सी आ रहा है, तो यहां पे भी सी आएगा। और एक आपका कंप्लीट हो चुका है ए बी डबल सी ए, तो ये भी क्या होगा ए बी डबल सी ए, और ये भी क्या होगा ए बी डबल सी ए। अब देखिए आपको बहुत कंफ्यूज होता होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कितना जोड़ आया, 15 है टोटल, 5 5 के टुकड़ों में तोड़ दिया, कंपेयर कर लिया, डायरेक्ट ही आंसर मिल रहा है। क्या हो गया आंसर, सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी, सीबीसी एसी सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, आपका राइट आंसर हो गया। विद इन 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, कितने में, 10 सेकंड के अंदर। और मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो 10 सेकंड के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा ना उनको फॉलो करिए, ठीक है। आप मेरी बताई जड़ी बूटियां लेते रहिए, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं ना मेरी दवाई लीजिए फिर देखिए आप फटाक से ठीक हो जाएंगे, वैसे ही जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा बस आपको क्या करना है उनको फॉलो करते रहना, फिर 10 सेकंड के अंदर हम आंसर निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस का। चले अगले पे, अगला देखिए फिर से आ गया है सतीश किशोर मोहन अनिल और राजेश क्या है, 5 बाइले हैं, पक्के दोस्त हैं। मोहन सबसे लंबा है, देखिए लिख लीजिए आप, ये हो गया मोहन, सबसे लंबा है मोहन। सतीश किशोर से नाटा है पर राजेश से लंबा है, यहां पे बनाएंगे हम इसका सीरीज। सतीश क्या है, किशोर से नाटा पर राजेश से लंबा है, तो देखिए ये हो गया आपका कौन, सतीश। किससे लंबा है, राजेश से। और नाटा यानी कि किससे छोटा है, वो छोटा है किशोर, ठीक है। फिर देखिए अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है परंतु सतीश से तनिक लंबा है। अब देखिए दोबारा आ गया कौन, अनिल। अनिल के लिए क्या बोला है कि अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है, तो ये छोटा है किससे, किशोर से। लेकिन तनिक लंबा किससे है, तनिक लंबा है सतीश से। तो इसकी कंप्लीट बन चुकी होगी सीरीज, अब आप इसमें क्या दिक्कत रह गई है, ठीक है। सबसे लंबा कौन हो गया, मोहन। तो देखिए अब इसको हम नीचे बनाते हैं, फाइनल जो हमारी बन रही है इसकी, सबसे लंबा तो है मोहन। मोहन के बाद देखिए किशोर, किशोर के बाद देखिए कौन, अनिल। अनिल के बाद है सतीश, और सतीश के बाद कौन है, सतीश के बाद है राजेश। तो सबसे छोटा है राजेश, सबसे बड़ा कौन है लंबा, मोहन, ठीक है।
आगे पूरी कि सबसे लंबा तो है मोहन, सबसे छोटा है राजेश। हमें पूछा है कौन राजेश से लंबा परंतु अनिल से नाटा है। देखिए अनिल और राजेश के बीच वाला पूछा है, वो है सतीश। ये रहा, ये क्या है, राजेश से तो लंबा है लेकिन अनिल से थोड़ा नाटा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे तो मजा आएगा आंसर निकालने में है। बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, चले अगले पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 38-39 किसके हैं, ओड वन आउट के। देखिए नई दिल्ली, पेरिस, लंदन और मुंबई, इनमें विषम कौन सा है। तो फोर्थ ऑप्शन विषम है। क्यों है, चलो बता देता हूं, आप पूछ रहे हो तो। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ये तीनों क्या है, देश हैं। जबकि मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र क्या है, राज्य है। ठीक है, एक स्टेट है, तीन कंट्री है। तो तीन तो दे रखी है कंट्रीज की क्या हमें, राजधानियां। ठीक है, कैपिटल। और मुंबई किसकी है, स्टेट। जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी कैपिटल कौन है, मुंबई। तो इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये ऑड हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं सड़क, मकान, आवास, निवास। तो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, सड़क अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मकान, आवास, निवास ये क्या है, घर के पर्यायवाची हैं। घर को क्या कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं, आवास कह सकते हैं, निज निवास कह सकते हैं, निज आवास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मकान के पर्यायवाची हैं, जबकि सड़क इन तीनों से क्या है, अलग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं यदि एक माह शुक्रवार को प्रारंभ एवं समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होंगे। देखिए क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड के आ रहे हैं। अब महीना है जो स्टार्ट हुआ है शुक्रवार से, तो मान लीजिए 1 तारीख का क्या है, शुक्रवार है। तो अभी एक चीज बताई थी ना मैंने आपको कि 7 दिन के बाद वार रिपीट होते रहते हैं, दिन रिपीट होते हैं। अगर एक को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार किसको होगा, आप बोलोगे इसमें 7 जोड़ देंगे, यानी कि 8 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 8 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 8 के बाद मैं पूछूं कि 8 के बाद शुक्रवार कब होगा, इसमें 7 और जोड़ दीजिए। फिर आप बोलोगे सर 15 को शुक्रवार होगा। फिर इसमें 7 और जोड़ दीजिए, आप बोलोगे 22 को शुक्रवार होगा। कब होगा, अरे बोलो यार, होगा कि नहीं होगा, 22 को शुक्रवार हो जाएगा। फिर 7 और जोड़ देंगे तो 29 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। और उसने यही तो बोला है। अब 29 में 7 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 35 हो जाएगा। अरे 35 दिन का महीना थोड़ी होता है भाई, 29 दिन का होता है, जो भी फरवरी होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया कि यदि माह शुक्रवार को प्रारंभ होता है तो समाप्त शुक्रवार को होगा, तो 29 दिन होंगे उस महीने में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक कॉमन सेंस है। ठीक है, कोई लॉजिक भी नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है इसमें तो, कि 7 दिन में वार रिपीट होते हैं। एक को शुक्रवार होगा, 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा, तो 29 को होगा। तो 29 दिन हो जाएंगे महीने में। ठीक है, अगला देखते हैं कलाकार, चित्र तो सीनेटर क्या। देखिए कलाकार क्या करता है, चित्र का निर्माण करता है। तो सीनेटर या सीनेट का जो सदस्य होता है वो क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। किसका करता है, कानून का। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। फिर से देखिए क्वेश्चन और आ चुका है आपके लिए, तो बैठ जाइए, बिल्कुल भी भगदड़ नहीं करनी है, सबको आंसर निकालना है। क्या दे रखा है, बी सी ए डैश बी डैश डबल ए डैश सी ए डैश बी सी डैश ए। देखिए सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 4 4 के में तोड़ेंगे, 4 4 के में तोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 ये 4 हो गया, 1 2 3 ये 4 हो गया, 1 2 3 ये 4 हो गया। कभी समझ में भी नहीं आया ना कि सर दो दो के में तोड़ सकते हो। तो एक चीज देखिए, बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है 4 के बाद, यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन फिर आगे में 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब कुछ कुछ चीजें तो आपको अंडरस्टैंड भी तो करनी पड़ेगी। ये तो है ही नहीं कि परोस दी सारा पूरा लाके, कुछ कुछ चीजें तो आपको भी सोचनी समझनी पड़ेगी यार। तो थोड़ा बहुत आप भी सोचे समझे। तो देखिए बी यहाँ पे आ रहा है, फिर रिपीट हो गया बी, यानी कि 4 4 के टुकड़े में टूटेगा ये। तो देखिए बी सी ए, शुरू के 3 है बी सी ए, अगर यहां पे सी भरेंगे तो बी सी डबल ए, यही आपका पैटर्न है। बी सी डबल ए, बी सी डबल ए बन चुका है पूरा सीरीज। ए सी बी डबल ए सी बी डबल ए, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं 10 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे। अब देखिए बस ये तो मैं लिख के बता रहा हूं इसलिए टाइम लग गया। जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं उसमें सोल्व करूंगा, 4 4 में तोड़ के, तो फटाक से आंसर विद इन 10 सेकंड निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चले अगले पे, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अगला देखिए,
यदि कल के बाद एक दिन बृहस्पतिवार है तो आज से 133 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए फिर से कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है। यदि कल के एक दिन बाद, तो इनको ऐसे समझिए, ये है आज, ये है कल, और ये होगा कल के एक दिन बाद। ये क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। कल के एक दिन बाद कौन सा वार है, गुरुवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है, थर्सडे। अगर एक दिन बाद गुरुवार है तो कल कौन सा वार होगा, कल होगा बुधवार। अगर कल बुधवार होगा, आज कौन सा वार होगा, आज होगा मंगलवार। आज होगा मंगलवार। बस क्वेश्चन यहीं तक तो था, अब कुछ ही नहीं है। आज मंगलवार है तो आज से 133 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। क्या करना है, अभी तो बताया था आपको, क्या बताया था कि 133 के अंदर डिवाइड दे देंगे किसका, 7 का। तो देखिए पूरा पूरा जा रहा है, 7 एकम 7, 7 नाम 63, शेषफल बच रहा है 0, अंडा। 0 का मतलब क्या है कि आज मंगलवार है, शेषफल 0 आ रहा है, तो 133 दिनों के बाद भी मंगलवार ही होगा। क्या होगा, मंगलवार। अगर जो दे रखे हैं दिन उसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो जो आज है वही उस दिनों के बाद होगा। तो अगर आज मंगलवार है तो 133 दिनों के बाद भी मंगलवार ही होगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यही था कि कल के एक दिन बाद गुरुवार है तो पहले हमें आज का निकालना है। ठीक है, आज का क्यों निकालना है, क्योंकि उसने बोला है आज से 133 दिनों के बाद, ये नहीं बोला कि बृहस्पतिवार से 133 दिनों के बाद, आज से 133 दिनों के बाद। ठीक है, चलेंगे पे। अगला देखिए कोडिंग डिकोडिंग। क्या बात है, मेरा फेवरेट कोडिंग डिकोडिंग आ चुका है आपके लिए, आपकी खिदमत में हाजिर है कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार प्रश्न। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है शुभम का कोड, देखिए SUBHAM, और इसे क्या लिखा जा रहा है, TVCIBN। मुझे तो वैसे ही दिख रहा है, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन आपको मैं करके बता देता हूं। एस आता है किस पे, 19 पे, यू आता है 21 पे, बी आता है 2 पे, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, टी आता है 20 पे, वी आता है 22 पे, सी आता है 3 पे, आई आता है किस पे, 9 पे, बी आता है 2 पे, एन आता है 14 पे। दिख रहा होगा पैटर्न क्या चल रहा है, +1 का। 19 से 20 +1 हो रहा है, 21 से 22 +1 हो रहा है, 2 से 3 +1 हो रहा है, 8 से 9 +1 हो रहा है, 1 से 2 +1 हो रहा है, 13 से 14 +1 हो रहा है। तो अगले वाले में भी जो हमें दे रखा है सत्यम, SATYAM, सत्यम, एम थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, ये एम, इसका कोड हमें निकालना है। तो देखिए नंबरिंग कर लीजिए, 19, 1, 20, 25, 1, 13। 19 +1 करेंगे 20, 20 पे आता है टी, 1 + 1 करेंगे 2, 2 पे आता है बी, 21 +1 करेंगे तो 21, 21 पे आता है यू, टी बी यू। टी बी यू 3 ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड वाला तो कट गया। y +1 करेंगे तो क्या जाएगा, जेड, 26 पे आता है जेड, टी बी यू जेड, टी बी यू जेड। देखिए थर्ड ऑप्शन भी कट गया, फर्स्ट और सेकंड में से आंसर होगा। a +1 करेंगे तो b हो जाएगा, ये अभी b आ रहा है। m +1 करेंगे तो क्या जाएगा, n आ जाएगा। तो ये लीजिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आके अल्फाबेट्स को करने के बाद आंसर निकला है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग अब देखिए इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, इनके तो 10 सेकंड से भी पहले कर सकते हो आप। नंबरिंग याद हो, अल्फाबेट्स की नंबरिंग ही मेन है इसमें, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इसमें कमांड हासिल करनी है ना तो आपको नंबरिंग तो आनी चाहिए अल्फाबेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टीचर का दे रखा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चिल्ड्रन टूट गया है। ठीक है, CHIL इधर रह गया, DREN इधर चले गया, एक साथ है पूरा चिल्ड्रन, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो देखिए टीचर का कोड हमें दे रखा है TEACHER, क्या लिखा जा रहा है, VGCEG और T। तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है 20, ये 5, 1, 3, 8, 5, 18। यहाँ पे देखिए 22, ये कितना हो रहा है, 7, 3, 5, 10, 7, और ये हो गया 20।
पैटर्न फिर से आपको दिख गया होगा, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सारे बच्चों को? +2 +2 +2 +2 +2 +2 और +2। तो यही फॉलो कराना है हमें चिल्ड्रन में, CHILDRE और N, ठीक है। तो देखिए सी आता है 3 पे, +2 करेंगे तो 5 पे क्या आता है? 5 पे आता है E, क्या आता है? E। तो E से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, सेकंड ऑप्शन कट गया। H आता है किस पे? H आता है 8 पे, +2 करेंगे तो J आएगा, EJ, ठीक है। I आता है किस पे? I आता है 9 पे, +2 करेंगे तो K आएगा, EJK। तो EJK फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा, ये कट गया। L किस पे आता है? L आता है किस पे? 12 पे, ठीक है। किस पे आता है? 12 पे, +2 करेंगे तो 14 पे आता है N। तो क्या आएगा? EJKN। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं हुआ है अभी, थर्ड में भी N है। फिर देखेंगे D आता है 4 पे, +2 करेंगे 6 पे आता है F। तो EJKNF, EJKNF, ये देखिए अब थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें E आ रहा है। बाकी इसमें भी देख लीजिए, R आता है 18 पे, +2 करेंगे तो यहाँ पे T आएगा, E आता है 5 पे, +2 करेंगे तो G आएगा, N आता है 14 पे, +2 करेंगे तो P आएगा। तो EJKNFTGP, EJKNFTGP बिल्कुल सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड बार बार बोलता हूं, लगाते रहना है। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही बेहतरीन प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है वो, और हर पेपर में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए इससे प्यारा और एक और क्वेश्चन आ चुका है हमें। ये अगर क्लाउड को लिखा जा रहा है 59432, रेन को लिखा जा रहा है 1678, तो अराउंड को लिखेंगे। देखिए ऐसे जब भी दिखे ना, जब आपको दो सेंटेंस दो और उनके कोड दिए हों, तो जो कोड दे रखा है ना नंबर, वही उसका कोड माना जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये तो और भी सिंपल है। हमें देखना है अराउंड, AROUND, इसका कोड देखना है। उससे पहले देखेंगे हम क्लाउड का, CLOUD। तो क्लाउड में देखिए क्या दे रखा है? 5 9 4 3 और 2। फिर देखेंगे हम RAIN, रेन का कोड है 1678। तो देखिए यहाँ पे C का कोड है 5, L का 9, O का 4, U का 3, D का 2। उसी प्रकार R का 1 है, A का 6 है, I का 7 है, N का 8 है। अब कुछ नहीं करना, ऐसे कैसा उठा के रख देना है आपको, और कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। A का कोड क्या है? 6, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6। R का कोड क्या है? R का कोड है 1, तो 6 1। उसके बाद देखिए O का कोड क्या है? 4, ये हो गया 4, 6 1 4। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। U का कोड है 3, 6 1 4 3, 6 1 4 8 हो रहा है इसमें, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बेटा दीजिए। बाकी देख लीजिए, N का हो गया 8 और D का क्या हो गया? D का दे रखा है 2। तो 6 1 4 3 8 2 सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कौन से अल्फाबेट्स का कोड क्या है और उस हिसाब से आंसर निकाल देना है, ठीक है। अगला फिर से सेम टू सेम यही है। इसका तो मैं एक आपको ट्रिक भी बता सकता हूं, क्या? कि देखिए हमें निकालना है MOTORS। आपको पता है कि इसमें जब भी होगा तो कोड हमेशा एक अल्फाबेट का कोड सेम रहेगा। तो यहां पे देखिए सेकंड और फोर्थ अल्फाबेट सेम है, यानी कि सेकंड और फोर्थ जो कोड होगा वो भी सेम होगा। यहां पे देखिए 9 9 सेम है, 9 9 यहां पे भी सेम है, यहां पे सेम नहीं है, यहां पे भी सेम नहीं है। तो दो ऑप्शन तो मैं बिना कुछ करे ही काट डाले, काटे कि नहीं काटे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देख लीजिए M का कोड क्या है। तो M का तो 3 होगा, 100% है, दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो M का 3 होगा। O का क्या दे रखा है? दोनों में 9 9 दे रखा है, तो ये भी 9 होगा। फिर देखना हमें T का, देखिए POST, T का है 7, T का कोड क्या है? 7। तो 3979, 3979 सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट कट जाएगा। R का कोड यहां से देखेंगे सेकंड लास्ट में, तो R का हो गया 1 और S का दे रखा है 2। तो 397912 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इजी ट्रिक क्या बता दीजिए, दो कट चुके हैं, आपको यही देखना है कि दो कोड सेम आ रहे हैं, यानी कि दो अल्फाबेट सेम आ रही है, यानी कि दो कोड भी सेम होंगे। उसके बाद आपको थोड़ा क्या करना है, कंपेयर करके आंसर निकाल देना है। अगला देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। देखिए आपको जब भी ये दिखे ना, ये वाली लाइन, मेरे पिताजी के इकलौते
पुत्र, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी कि मैं खुद की बारे में ही बात करूंगा हमेशा। मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं हमेशा स्वयं ही होऊंगा। जब भी मैं आपको बोलूं कि मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, तो वो मैं खुद ही हूं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। किसके? एक किसका? कमला का परिचय। उसने बोला कि कमला के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र हो गया मैं। तो मैं किसका पिता हो गया? कमला का। किसका पिता हो गया? कमला का। तो महेश कमला से किस प्रकार संबंधित हो गया? पिता हो गया। देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज से पकड़ लिया ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र मैं खुद हो गया। तो उसके पिताजी क्या है? मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि मेरे क्या है? वो पुत्री हो गई। तो कमला क्या है? मेरी पुत्री है, यानी कि किसकी पुत्री हो गई? वो मेरी नहीं, महेश की। एक्चुअली मैं तो समझा रहा हूं एग्जाम्पल लेके, ठीक है, मेरी नहीं है, वो महेश की पुत्री होगी। तो कमला क्या हो गई? महेश की पुत्री। और महेश क्या हो गया? कमला का पिता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, पटवारी में भी पूछे जाते हैं। ये टॉपिक देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पटवारी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका भी आ गया, आने लग गया आपकी। यदि पानी को आग कहें, आग को हवा कहें, हवा को बादल कहें, बादल को आकाश कहें, आकाश को जमीन कहें, तो सूर्य कहाँ उगता है? हाँ ठीक है, तो उसने कहा सूर्य कहाँ उगता है? सूर्य कहाँ उगता है? सूर्य उगता है आकाश में। आकाश को कह रहा है वो जमीन, तो वो सूर्य उग रहा है जमीन पर। कहाँ उग रहा है? जमीन पर उग रहा है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। आ गया ना समझ में? मजाक का मतलब ये नहीं क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सूर्य आकाश में उगता है, और उसने क्वेश्चन में कहा है आकाश को कहते हैं जमीन, इसलिए जमीन आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें देखिए हिंट में दे देता हूं। वो बोल रहा है सुरेश की ओर संकेत करते मीना कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र। देखिए वो इकलौता वाला फिर से आ गया है, तो हिंट मैंने दे दी, इकलौते वाली है। बहुत सिंपल सा है, बिना पेन चले आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो 2019 तक के क्वेश्चन पेपर हमारे रीजनिंग का तो कंप्लीट हो चुका है, सारा मैंने करवा दिया है। अभी तक जो बच्चे ने पूरी क्लासेस नहीं ली है, तो इस क्लास को अब कंप्लीट हो चुकी है। आप जाइए पिछली क्लासेस को भी देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर का पैटर्न देखते रहिए। और मेरा यकीन मानिए कि जब आप मैं कंप्लीट 2021 तक के क्वेश्चन करवा दूंगा ना प्रीवियस ईयर के, उसके बाद देखना आपको पेपर का पता रहेगा, आधे से ज्यादा पेपर का पता लग जाएगी कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का पता लगेगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सोल्व करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, उनको ये जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।